साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह जंत विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर साकेत महाविद्यालय में कार्यरत हूं और वर्तमान में होने जा रहे शिक्षक संघ अधिवेशन में विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ में बतौर महामंत्री प्रत्याशी अपना अभ्यर्थन आपके समक्ष विचार करने के लिए रख रहा हूं और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। साथियों, मेरी नियुक्ति 2019 में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 46 के माध्यम से हुआ है और तब से मैं साकेत महाविद्यालय के जंत विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। साथियों, इस नियुक्ति के पहले सत्र 2003 से लेकर 2010 तक मैं इसी महाविद्यालय के इसी विभाग में बतौर स्वावित्त पोषित शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा था और मैं शिक्षक हितों में के लिए कार्य करते हुए इस संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा और उस दौरान अपने संघ के लिए तन मन धन से समर्पित था और प्रदेश स्तर के कई बड़े बड़े आंदोलनों को लीड किया है मैंने। जो शिक्षक साथी आज भी इस विश्वविद्यालय में स्वावित्त पोषित योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिनका हमारा सानिध्य रहा है, वो इस बात के गवाह होंगे कि प्रदेश स्तर के आंदोलनों में जिन जिन मुद्दों पर हमने साथियों के साथ मिल करके अभियान छेड़ा था, उनमें से कुछ तो प्रशासनिक स्तर के थे और कुछ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करके अनेकानेक लाभ दिलाने का कार्य किया है। तो इस प्रकार से शिक्षक हित में काम करने का ये कोई मेरा नया अनुभव नहीं है साथियों। ये पिछले 15 से 20 सालों का इतिहास रहा है जब मैं शिक्षक हितों के लिए अनवरत कार्यरत रहा हूं। बीच में सत्र 2011 में मेरा चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से एक इंटर कॉलेज में हुआ था, जो कि पश्चिम में स्थित मुजफ्फरनगर जिले के एक कॉलेज में था, जहां पर मैंने अपनी सेवा बीच में ही छोड़ दिया था इस वास्ते क्योंकि मेरा मन नहीं लगा वहां पर, इस बात को लेकर के कि जिस इतनी जटिलताएं हैं ट्रांसफर को लेकर, एनओसी को लेकर, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे योग्य नहीं है ये सेवा। और वहां पर मेरा कुछ ज्यादा चला भी नहीं क्योंकि एक मोनोपोली होती है एक पर्टिकुलर एरिया की। लेकिन मेरा मन विश्वविद्यालय में एक शिक्षक बनने का था और इसके लिए मैंने निर्धारित योग्यता भी पूरी किया था। मैंने नेट क्वालिफाई किया था, पीएचडी किया था और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 46 में अपने विषय में हमने एक अच्छी प्रतिष्ठा हासिल किया था। एक अच्छी रैंक पर मेरे प्रथम वरीयता का महाविद्यालय मुझे प्राप्त हुआ था। तो ये मेरा सूक्ष्म परिचय है। साकेत महाविद्यालय में कार्यरत रहते हुए विश्वविद्यालय स्तर के जो भी आंदोलन हुए होंगे, जहां भी मुझे जानकारी मिली होगी या मुझे बुलाया गया होगा, मैं निश्चित रूप से वहां पर उपस्थित रहा हूं और शिक्षक हितों के प्रति समर्पित रहा हूं। अर्थात हमने इन मूल्यों को पहचाना है। जहां पर इन मूल्यों को, अपने अधिकारों को पहचाना है, वहीं पर हमने अपने कर्तव्य के प्रति भी पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया है। साथियों, कोई भी शिक्षक इसलिए है क्योंकि उसका सबसे बड़ा फॉलोअर उसका विद्यार्थी है। हम, आप और हमारे सभी दोस्त विश्वविद्यालय में सेवा कर रहे हैं। रोजी रोटी हमारी इसलिए चल रही है क्योंकि हम अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं। आपकी परिभाषा ही यही है, जो विद्यार्थी के लिए समर्पित हो वो शिक्षक है। तो हम भी अपने विद्यार्थियों के प्रति समर्पित हैं और आपके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, अपने ज्ञान की वजह से हमने विद्यार्थियों के दिल में एक अच्छी जगह बनाई है। अब जब हम एक अच्छे शिक्षक हो गए
तो हमारी फैन फॉलोइंग हुई, हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ा है, लेकिन हमें अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना है। ये तो हमारा कर्तव्य हो गया कि हम विद्यार्थियों के बीच में हैं। अगर हम शिक्षक नहीं हैं तो फिर शिक्षक नेता नहीं हो सकते। विद्यार्थियों को पढ़ा करके हम शिक्षक नेता हुए हैं। हम आप सभी लोग शिक्षक हैं पहले, उसके बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले हैं। शिक्षक नेता कोई एक अकेला व्यक्ति अगर अपने आप को माने तो ये सही नहीं है। दरअसल में हम आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं हैं। अपने अधिकारों का ज्ञान हमें है और उन अधिकारों के प्रति हमें कैसे लड़ना है और किन लोगों से लड़ना है इसकी भी जानकारी है हमें। इसलिए इस महाविद्यालय का, अपने महाविद्यालय का, इस विश्वविद्यालय का हमारा हर सम्मानित शिक्षक अपने आप में एक नेता है। जिस दिन हम इस बात को समझेंगे कि नेता कोई अलग से नहीं होता, हम स्वयं नेता हो सकते हैं। नेता होने के लिए पद पर आने की जरूरत नहीं है। नेता वो व्यक्ति होता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और किसी का इंतजार किए बिना अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, उसके प्रति संघर्ष करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ा हो। नेता वही है। जिस दिन इस विश्वविद्यालय में हर शिक्षक नेता होगा और सब मिलकर के एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगे कि नहीं, हम इस वर्ग के नेता नहीं हैं, हम इस महाविद्यालय के नेता नहीं हैं, हम इस विश्वविद्यालय के नेता हैं, उस दिन हमारी शक्ति को विश्वविद्यालय के अधिकारी, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, माननीय कुलपति और वहां के विभिन्न पटल पर कार्य करने वाले बाबू लोग हमको समझेंगे कि यह एक सम्मानित शिक्षक है। इसी उद्गार के साथ साथियों, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का जो आगामी चुनाव होने जा रहा है, जिसका लगभग बिगुल बज चुका है, उसमें मैंने अपने आप को महामंत्री के प्रत्याशी के तौर पर प्रस्तुत किया है। आपके विचारार्थ, आपके आशीर्वाद के लिए। यह मेरा रहा सूक्ष्म परिचय। हमारे कुछ साथी व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन हैं, आपकी फोटो कहीं नहीं दिख रही है। तो आपसे संवाद करने का सबसे पहला और उचित माध्यम यही था कि हम आपके साथ रूबरू हों। साथियों, हम आप सभी शिक्षक अपने अपने महाविद्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी मान लीजिए है। तो फिर हमारे महाविद्यालय में हमारी सर्विसेज के प्रति हमारी ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इस वास्ते क्योंकि अध्यापकों को छुट्टियां बहुत कम मिलती हैं, तो उसी से मैं भी बंधा हूं, लेकिन हमने कुछ समय निकाल कर रखा है कि आपके महाविद्यालय में आकर के आपसे प्रणाम करूंगा, अपनी बात को रखूंगा, अपना परिचय दूंगा और आपसे अपने लिए समर्थन मांगूंगा। ये कार्यक्रम होगा, लेकिन आज हम आपसे लाइव हो रहे हैं इस सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक के पीरियड में, डिजिटल फील्ड में एडवांसमेंट हुआ है, तो हम लोगों को उसका फायदा मिलता है। तो वही फायदा हम भी उठा रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। और बस थोड़ा सा धैर्यपूर्वक हमें सुन लीजिएगा कि हम चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। इस विषय पर हम आपका केवल आधा घंटा लेंगे, जिस पर पीपीटी के माध्यम से हमने अपने उन कारणों का उल्लेख किया है जिसके लिए हम आपके समक्ष आपका आशीर्वाद मांगने आए। तो साथियों, शुरू करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ आपका अयोध्या, प्रत्याशी महामंत्री डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग। यह हमारा परिचय है और महामंत्री के पद पर आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो विनम्रता के साथ आपके समक्ष खड़े हैं और हम, यह हमारी पहचान है कि हम एक शिक्षक हैं। हमारे विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान होगी तो हमारे पर भी मुस्कान होगी। आपको साथियों याद होगा, विश्वविद्यालय के बाबुओं ने दिनांक यहां तक 5 अक्टूबर 2021 के आसपास का था, वो दिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। आप सभी गवाह हैं। ढेर सारे शिक्षक साथी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरने में आए थे और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने षड्यंत्र पूर्वक उसी दिन, उसी के जस्ट पैरेलल अपनी सभा लगा दिया था, जो षड्यंत्र का जीता जागता उदाहरण है। केवल इतना ही नहीं हुआ था, वहां पर उन बाबुओं ने हमारे शिक्षक साथियों को दलाल जैसे शब्दों से संबोधित किया था। उनकी हिम्मत इसलिए पड़ी
कि जरूर वो किसी न किसी को दलाल समझते रहे होंगे। संपूर्ण शिक्षक समाज दलाल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह से वो वहां के कर्मचारी हमारे पद के अनुरूप वार्तालाप नहीं कर रहे थे, हमारी शिक्षकोचित गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहे थे, और अपने कार्यालय में बैठा हुआ परीक्षा नियंत्रक इन सारी घटनाओं का मूक दर्शक रहा है। उसने ये नहीं पूछा कि कोई प्रोटोकॉल भी होता है क्या, कि जब संघ का आंदोलन होगा उसके पैरेलल तुम्हारा आंदोलन क्यों होगा। किया उन्होंने, और हमें गाली दिया, हमको शिक्षक दलाल कहा है। तो हमारी पहचान यह है कि हम शिक्षक दलाल नहीं, हमारे साथ एक भीड़ चलती है, हमारे फॉलोअर्स हजारों हजार की संख्या में होते हैं जो हमारी कक्षाओं से निकलते हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं। ये हमारी पहचान है, हम दलाल नहीं हो सकते। हम एक गुरु हैं, अपने विद्यार्थियों के प्रति चहेते गुरु हैं, जो हमारे लिए सड़कों पर जिंदाबाद करते हुए चलते हैं। तो ये हमारी पहचान है, आपकी पहचान है, आप जैसे सभी सम्मानित शिक्षक की पहचान है कि विद्यार्थी नहीं है तो आप नहीं है, आप नहीं है तो आप नेता नहीं है। इसलिए हम जिस तरीके से जिस कार्य के लिए, जिनके लिए रोजी रोटी कमाते हैं, उनके प्रति हमारा समर्पण भाव है, 100% वफादार है। तो फिर इन्हें हम पढ़ा करके ही बाकी और कार्य कर सकते हैं, और उसमें से जो समय मिलता है उसमें हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हैं, नेतागिरी करते हैं, विश्वविद्यालय में आते हैं, सब करते हैं, लेकिन अपनी पहचान को बनाए हुए इन विद्यार्थियों के बीच में। साथियों, यह है हमारा वो पोस्टर जिसको मैंने आपके बीच में शेयर किया था। कुछ साथियों ने कहा आपकी फोटो नहीं दिख रही है, तो फोटो तो है, और मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह फिर से अपने बारे में बता रहा हूं, बहुत विनम्रता के साथ आपके समक्ष प्रत्याशी हूं महामंत्री पद का। साथियों, अब इन आने वाले कुछ स्लाइडों में हमने आपको बताया है कि हम चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। हमारे एक सम्मानित शिक्षक साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखा था कि इन सभी प्रत्याशियों को एक जगह पर बुलाया जाए, ये अपने बारे में बताएं कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, और फिर एक रिफ्रेशमेंट का कार्यक्रम किया जाए। होना चाहिए, खान पान तो होना ही चाहिए, और परिचय भी होना चाहिए, और हर प्रत्याशी को यह बताना चाहिए कि उसके दिल में किस प्रकार का जज्बा है और वो चुनाव क्यों लड़ना चाहता है। साथियों, अपनी स्लाइड के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं चुनाव हम क्यों लड़ना चाहते हैं। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से संबद्ध साकेत पीजी कॉलेज में कार्यरत एक शिक्षक हूं और संघ का सम्मानित सदस्य हूं। हम इसलिए चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान समय में विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक साथियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे भली भांति अवगत हूं, और उनके निवारण के लिए स्वयं को मजबूती से समर्पित रखने की इच्छा रखता हूं। साथियों, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं तथा किसी भी रूप में भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी हूं, और इसके प्रमाण भी हमारे पास हैं कि मैं भ्रष्टाचार का प्रबल विरोधी हूं। इसलिए मैं आपके बीच खड़ा हो सकता हूं, आपसे हाथ जोड़ सकता हूं कि साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे समर्थन दीजिए। मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं साथियों, क्योंकि मुझे पता है कि अक्सर मिलने पर मुझे शिक्षक हितों की रक्षा के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के सम्मुख अडिग रहकर अधिकारों की मांग करना है, और इस कार्य में मुझे प्रसन्नता होगी। आपको मालूम है कि हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई विधायक या महामंत्री या मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने के लिए नहीं, हम देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हमें एक शिक्षक ही रहना है, लेकिन शिक्षक रहकर अपने अधिकारों की मांग करना है तो इरादा बुलंद रखना पड़ेगा। और मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। विश्वविद्यालय का कितना भी बड़ा ऑफिसर होगा और अगर वो गलत कर रहा होगा तो उसकी टेबल पर हाड़ कर मुद्दों की मांग कर सकता हूं और उनके कार्यों में बाधा पैदा कर सकता हूं कि जब तक हमारे मुद्दे जीवित हैं, आपकी टेबल पर हमारी फाइल जिंदा है, विचाराधीन है, आपको इस चेयर पर बैठने का अधिकार नहीं है। मैं इस तरीके से, इस जज्बे के साथ विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सम्मुख खड़ा होने की इच्छा रखता हूं, और ईश्वर की कृपा से सामर्थ्य भी है। इसलिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, क्योंकि मैं साकेत महाविद्यालय की शिक्षक संघ इकाई के अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुका हूं, इस समय वर्तमान में महाविद्यालय में जो कार्यकारिणी कार्य कर रही है, उस चुनाव में मैं सहभाग किया था अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पर, और हमारी लड़ाई हमारे महाविद्यालय के निरंकुश प्राचार्य के साथ थी। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाई, उस टीम को चुनाव जिताया, और अपने पक्ष में जितने भी उन्होंने निर्णय लिए उन सब का पोषण इसी कार्यकारिणी के माध्यम से कराने का कार्य किया है। साथियों, जहां पर महाविद्यालय का एक बड़ा वर्ग
अध्यापकों का उपेक्षित रहा है और जिसको कहते हैं कि पार्शियलिज्म करके, दो आंख करके, बहुत ही सिलेक्टिव हो करके उन्होंने शिक्षक साथियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया है। उन्होंने गलत निर्णय लिया है और जिनका मैं मुखर विरोधी रहा हूं और इस अपने सिद्धांत के दम पर साकेत महाविद्यालय में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हूं और मुझे मेरे सहित 50 शिक्षक साथियों का समर्थन प्राप्त हुआ था। इसके लिए उन सभी साथियों को सादर प्रणाम है जिन्होंने मेरी विचारधारा का सम्मान करते हुए मुझे महाविद्यालय में शिक्षक संघ अध्यक्ष पद पर 50 मतों का एक तोहफा दिया है, जो मेरे पास आज भी एहसान के रूप में सुरक्षित है हमारे दिल में। उनकी उस भावना की कद्र करते हुए, उनके अधिकारों के प्रति समर्पित रहते हुए मैं हमेशा अडिग बना रहूंगा, चट्टान की तरह। साथियों, 3.5 साल के वर्तमान प्राचार्य के कार्यकाल में महाविद्यालय की किसी भी समिति में मुझे कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया। इस दुर्भावना के साथ कार्य किया है माननीय प्राचार्य ने हमारे महाविद्यालय में और मुझे इसका कोई मलाल नहीं था। इसके पूर्व, इनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मेरे पास एक पद था, वो था उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के कोऑर्डिनेटर का, जिसके लिए उन्होंने मेरी मांग पर मुझे ऑफिस नहीं दिया, मुझे चैम्बर नहीं दिया, मुझे एक अदद अलमारी नहीं दिया कि विद्यार्थियों की मार्कशीट वहां पर रखी जा सके। और इससे व्यथित होकर के हमने विश्वविद्यालय को लिखा था, कार्यवाही नहीं हुई, इनको रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि अगर आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, मुझे झुकाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, और मैंने उस पद से इस्तीफा दिया। मुझे 49 साथियों का समर्थन प्राप्त रहा है, मैं आभारी हूं उनका, उनके साथ हमेशा जहां भी रहेंगे खड़ा रहूंगा। इसके अतिरिक्त उन सभी, क्योंकि मैं प्रत्याशी तो केवल रहा और चुनाव में रनर था, जीता नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अन्य शिक्षक साथियों के प्रति भी मैंने बिल्कुल समर्पण भाव के साथ, बिना किसी द्वेष भाव के साथ उनके अधिकारों के प्रति लड़ाई लड़ा है महाविद्यालय में। साथियों, क्योंकि महाविद्यालय प्रशासन के हर गलत निर्णय का खुलकर प्रभावी विरोध प्रत्यक्ष रूप में मैं कर चुका हूं, अधिकारों की बहाली के लिए निडर होकर प्राचार्य कार्यालय के सामने मैंने 15 दिन तक लगातार शिक्षक हित के मुद्दों का अनुपालन कराने के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए मैंने 15 दिन तक लगातार जून की भरी दोपहरी में इनके पॉलिटिकों के सामने बैठकर अपने 1, 2, 4 जो साथियों का समर्थन था, कभी आ जाते थे समर्थन देने, और ये हमारे एक साथी हमारे साथ हमेशा रहे, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, और हमने वहां बैठकर 15 दिन तक अपने निरंकुश प्राचार्य के खिलाफ आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन किया था, अनशन किया था। 15 दिनों तक लगातार इनकी नींद हराम हो गई, जिसका परिणाम यह था कि हमारी जो सबसे प्रमुख मांग थी कि महाविद्यालय में नैक ग्रेडिंग कराई जाए, जिसके लिए मजबूर होकर इनको समिति का गठन करना पड़ा था। हमारी मांग थी कि महाविद्यालय में सहायक केंद्राध्यक्ष या ऐसे पद जिनका रिकॉग्निशन होता है कि आपने शिक्षणेतर गतिविधि में क्या क्या कार्य किया है, उसका अवसर फिक्स था कि कुछ वरिष्ठ शिक्षक ही टॉप के, वही केवल सहायक केंद्राध्यक्ष बनते थे। इस मुद्दे पर भी मैंने आचार्य का घेराव किया था, जिसमें विवश होकर के उन्होंने इसको रोटेशन किया और साथियों को चक्रानुक्रम में सहायक केंद्राध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। महाविद्यालय में शौचालय की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, इन सारे मुद्दों को मैंने उठाया, क्योंकि मैं वहीं तक सीमित था, महाविद्यालय तक, क्योंकि विश्वविद्यालय स्तर पर उस समय तक मैं नहीं था। तो महाविद्यालय में मैंने जो कार्य किए हैं उसके गवाह हमारे 117 शिक्षक साथी हैं कॉलेज में, तो सबने देखा है कि इस तरीके का आंदोलन हुआ था। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं इसकी कड़ी में, क्योंकि मैंने साथियों के साथ मिलकर महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य के द्वारा निर्मित, जो कि उनके द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई गई थी, कैडर आधारित वरिष्ठता सूची, जी हां, ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। विश्वविद्यालय के IQAC सेल के साथ मिलकर के, वहां से साठगांठ करके इन्होंने अपनी सीनियरिटी को घोषित कराने के लिए अवैध ढंग से एक वरिष्ठता सूची का निर्माण किया था, जिसका प्रवर्तन कराने के लिए इन्होंने विश्वविद्यालय के सभी जो जिम्मेदार ऑफिसर्स या समिति के सदस्य थे उनको अप्रोच किया, उनको मिसगाइड किया, उनको प्रलोभन दिया। इन सारे आधार पर इन्होंने एक सूची का निर्माण किया जो कैडर बेस्ड थी। साथियों, इन्होंने हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों को आपस में लड़ाने के लिए अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। जो प्रोफेसर है वो सीनियर है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो सबसे जूनियर है। इस तरीके का जो है भ्रम पैदा करने के लिए इन्होंने एक गलत सूची बनाई। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी विश्वविद्यालय में
से संबद्ध महाविद्यालय में कैडर बेस्ड सीनियरिटी का एक भी उदाहरण नहीं है, साकेत महाविद्यालय के अतिरिक्त। इस अत्याचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और इनके द्वारा बनाई गई इस अवैध वरिष्ठता सूची को माननीय कुलपति के समक्ष रखा, रजिस्ट्रार के समक्ष रखा और कहा कि यह सूची गलत है, नहीं माने तो लगभग एक सप्ताह तक इनकी सूची को इनकी उपस्थिति में, इनके पोर्टिको में, इन्हीं के सामने उसे जला दिया घोषित कर मीडिया के सामने। हमारे कुछ शिक्षक साथी, मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमारे इस मांग पर हमारा आगे बढ़कर साथ दिया, क्योंकि उनके भी अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा था साथियों। तो इसलिए मैंने इनके कार्यालय के सामने ही जला दिया। इस अवैध सूची पर के दम पर वे अवैध ढंग से महाविद्यालय के प्राचार्य की कुर्सी पर 3.5 साल तक काबिज रहे। राजभवन का आदेश होने के बावजूद भी कि इनको किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय नहीं लेना है, इन्होंने नीतिगत निर्णय लिया और दुर्भावनावश इन्होंने कुछ शिक्षकों को बहाने से नोटिस दिया प्रताड़ित करने के लिए। साथियों, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आप कहेंगे कि यह आपका महाविद्यालय का निजी मुद्दा है। जी नहीं, महाविद्यालय का निजी मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस महाविद्यालय में ऐसे प्राचार्य को बैठाने के लिए विश्वविद्यालय के भ्रष्ट अधिकारी शामिल थे। पीड़ित शिक्षक जो अपने प्राचार्य पद का दावा कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय से उनको विजय मिली है और हमारी माननीय कुलपति जी ने इस वरिष्ठता सूची को फिर अंततः जब इनकी तलबी हुई हाई कोर्ट में, तो मजबूरी में जाकर के इस सूची को उन्होंने निरस्त किया। साथियों, ये बड़े कष्ट का विषय है कि इस सूची के निरस्त होने के बावजूद भी आज भी महाविद्यालय में बड़ी ही ढिठाई के साथ इस वरिष्ठता सूची का अनुपालन हो रहा है। सोचिए, क्या आपके महाविद्यालय में, साकेत के जो बाहर के लोग हैं, उनके महाविद्यालय में कैडर बेस्ड सीनियरिटी का कोई आधार है? ये किसके खिलाफ जा रहा है? ये उन नवागत शिक्षक साथियों के खिलाफ जा रहा है जिनका कैरियर बर्बाद करने का एक नमूना प्रस्तुत किया है इन्होंने। आने वाले समय में सभी महाविद्यालयों में इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा होगी। साथियों, नियम रहते हैं, बदलते नहीं हैं। चेहरा देखकर नियम नहीं बदलता। सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति उसका गलत ढंग से उसकी व्याख्या कर सकता है, आने वाले समय में वो अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तो सोचिए जरा कि नुकसान किसका हो रहा है इस वरिष्ठता, अवैध वरिष्ठता सूची से, जहां का IQAC सेल, इसके लिए मैंने RTI भी मांगा है और मैंने कहा है कि आप जो अवैध वरिष्ठता सूची बनाए हैं उसकी प्रति मुझे दी, अभी तक नहीं दिया है। ऐसे ढेर सारी RTI विश्वविद्यालय पर लगी है जिसका जवाब महाविद्यालय के कुल सचिव नहीं दे रहे हैं। सोचिए, एक व्यक्ति को लड़ने के लिए अपना घर बार छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर विश्वविद्यालय के इन भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे दौड़ना पड़ेगा, तब काम होगा। आप नियम से काम क्यों नहीं करते? नियमों की बात करिए। हमें अनाधिकार चेष्टा करने की आदत नहीं है, लेकिन नियम की दुहाई देता हूं। आप देखेंगे इसी अवैध सूची के दम पर वो महाविद्यालय के प्राचार्य बने। यह सूची माननीय कुलपति जी द्वारा समिति की आख्या पर निरस्त की गई और मैं इस तरीके की सूची का निर्माण करने वाले अधिकारियों का प्रबल विरोधी हूं। उनकी टेबल पर खड़े होकर के कह सकता हूं तुम भ्रष्ट हो। साथियों, मेरे चुनाव लड़ने का कारण, क्योंकि मैं महाविद्यालय शिक्षक संघ बिना नियम के, बिना साधारण सभा की बैठक बुलाए, मेरा पक्ष लिए मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर मुझे अपमानित किया है। साथियों, यह प्रकरण महाविद्यालय के एक दिवंगत शिक्षक के परिवार को कंट्रीब्यूशन के लिए किया गया था। हम भी उसमें अपनी सहमति दिए थे और अपने खाते से एक निश्चित धनराशि देने के लिए एग्री हुए थे, लेकिन बैंक ने प्राचार्य के एक लिखित लेटर पर बिना हमसे विड्रॉल भराए हुए, बिना हमसे चेक भराए हुए हमारे खाते से पैसा निर्गत कर लिया। कल आपका GPF खाली हो जाएगा, आपके पेंशन फंड से पैसा निकाल लेंगे प्राचार्य के कहने पर। हमें पीड़ा इस बात की थी कि कल को किसी थर्ड पार्टी के कहने पर बैंक हमारे अकाउंट से पैसा निकालकर किसी दूसरे खाते में FD कर देगा। मैंने बैंक से पूछा, उस पर तत्कालीन ये जो भी वर्तमान कार्यकारिणी है महाविद्यालय की, शिक्षक संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उनके संयोजक, उनके साथी, उन्होंने मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। साथियों, जैसे कैबिनेट की बैठक होती है उसमें, लेकिन साधारण सभा में इस मुद्दे को ना तो रखा गया और ना मुझे मेरा पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया है वर्तमान कार्यकारिणी ने, और मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। साथियों, आज अपने इस सिस्टम से मैं पूछ रहा हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के संविधान में कौन सी धारा में यह लिखा है कि आप अपने ही कार्यकारिणी के गठजोड़ से मिलकर के अपने ही शिक्षक साथी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तब पास कर देंगे और उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देंगे। साथियों, यह घटना बिल्कुल सत्य है और जिसके लिए वर्तमान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के महामंत्री
प्रोफेसर जितेंद्र सिंह जी को मैंने फोन कर उनको व्हाट्सएप पर भेज करके इस सूची को दिखाया था, ये जो निंदा प्रस्ताव है, और मैंने उनसे कहा था कि इसको बहस के लिए रखिए, साधारण सभा में रखिए और उनसे पूछिए। आज बीके सिंह है, कल इस विश्वविद्यालय का कोई भी शिक्षक सदस्य के साथ जो अपने अधिकारों की मांग करेगा, उस शिक्षक के खिलाफ आप निंदा प्रस्ताव पास कर देंगे। मैंने गाय नहीं मारा था, मैंने गोत्रवध नहीं किया था, मैंने किसी भी ये शिक्षक साथी से दुर्भाव नहीं किया था, तो फिर ये निंदा प्रस्ताव क्यों? और अगर ये निंदा प्रस्ताव था तो वो जो घटिया सीनियरिटी लिस्ट है, या फिर इस वर्तमान सत्र का हमारा एरियर हमारे प्राचार्य के और कर्मचारियों के बीच पैसे की सेटिंग नहीं होने के कारण 31 मार्च को ऐन मौके पर पेश नहीं किया गया, और हमारा एरियर और हमारे सभी साथियों का कुल मिलाकर लगभग 93 लाख रुपए का एरियर फ्रीज हो गया, जिसमें हमारे एक शिक्षक साथी का करीब 13 लाख 12 लाख के आसपास था। क्या सरकार हमको इस पर ब्याज देगी? आपकी अकर्मण्यता, आपके षड्यंत्र की वजह से हमारा जो एरियर है अवशेष हमारे 117 शिक्षक साथियों का वो पेंडिंग चला गया, उसका ब्याज नहीं मिलेगा मुझे। क्या इस प्राचार्य के खिलाफ कार्यकारिणी का कर्तव्य नहीं बनता था कि वो निंदा प्रस्ताव लाए? क्या आप केवल सिलेक्टिव हो जाएंगे इस मामले में कि किसी एक शिक्षक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करेंगे? ऐसा हुआ है साथियों। मैं आज बताने आया हूं, चुनाव लड़ना तो चलो अपनी जगह पर है, लेकिन यह भी बताने आया हूं कि विश्वविद्यालय में हमारे शिक्षक संघ में कोई भी शिक्षक सदस्य इस प्रकार उत्पीड़ित किया जा सकता है बाकायदा गठित कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा, और उसका अप्रूवल नहीं लिया गया। ना तो विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अप्रूवल दिया है, ना इसका अप्रूवल फुफुक्ता के स्तर पर हुआ है। क्या आपका यही धर्म बनता है कि किसी शिक्षक से अगर कोई भूल भी हो गई हो, आपको लगता हो कि वो करप्ट है, तो उसको एक शो काज नोटिस दे करके उसका पक्ष जानने का प्रयास करेंगे, या उसके खिलाफ एक तरफा निंदा प्रस्ताव हो जाएगा? यही हुआ है साथियों, बिना साधारण सभा को बुलाए हुए मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं पूछूंगा, जब मैं अगर आपकी कृपा से पदाधिकारी हुआ तो मैं पूछूंगा कि वो संविधान कहां है, किस नियम के आधार पर किसी भी शिक्षक के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है। साथियों, क्योंकि मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव को विश्वविद्यालय शिक्षक संघ से अनुमोदन प्राप्त नहीं है, इस संबंध में मेरे द्वारा वर्तमान शिक्षक संघ के महामंत्री जी को सूचित किया गया था, फिर भी महाविद्यालय की इकाई से कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। साथियों, वर्तमान में जो शिक्षक संघ है, जो बैकिंग करता है, जो चुपके से वार्ता करता है, आंदोलन का दिखावा करता है, विश्वविद्यालय के बाबुओं से हमको गाली दिलवाता है और कमरे में कुल सचिव के जाकर के चाय पीता है, क्या यही धर्म है आपका नेता होने का? मुझे इस पर ऐतराज है, इस पर मुझे ऐतराज है। क्षमा के साथ मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार के नेताओं के इस दोहरे व्यवहार पर मुझे आपत्ति है। आप सभी में से किसी को नहीं भूला होगा कि विश्वविद्यालय के पोर्टिको में हमारे शिक्षक संघ के नेताओं की उपस्थिति में हमें गाली दी गई। उसका मुखर विरोध मैंने किया था। अगर उसका वीडियो कहीं उपलब्ध होगा तो आप देख सकते हैं। मैंने दौड़कर उस कर्मचारी की कॉलर पकड़ लिया था। वहां पर कुछ भी, कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। आवेश इतना था कि मैं गाली नहीं सुन सकता किसी भी शिक्षक साथी के खिलाफ। वो एक काला दिन था, ईश्वर करे वो दिन दोबारा ना आए। इसलिए जब भी उसके बाद जिन जिन आंदोलनों में मुझे बुलाया गया, एक कसक थी, एक टीस थी कि इसी विश्वविद्यालय में इन्हीं कर्मचारियों ने हमें गाली दिया है। शिक्षक साथियों, अपने किसी भी काम के लिए विश्वविद्यालय के किसी बाबू के पटल पर मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दो कौड़ी के लोग हमें गाली दे सकते हो, तो हम तुम्हारी टेबल पर क्यों खड़े होंगे? खड़े तभी होंगे जब तुमको हम गलत साबित करा देंगे। हमारे नेताओं का कर्तव्य बनता था कि उनके खिलाफ प्रस्ताव पास होता, सारे लोग मिलकर एक साथ विश्वविद्यालय के कार्य का बहिष्कार करते। इस परीक्षा नियंत्रक को समझ में आ जाता कि हम गाली दिलवा सकते हैं तो हम बेकार हो जाएंगे, किसी लायक नहीं रहे। साथियों, इसलिए ऐसा हुआ। कल को किसी भी शिक्षक सदस्य के खिलाफ निंदा प्रस्ताव मनमाने ढंग से पास किया जा सकता है। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं तो निंदित व्यक्ति हूं, क्योंकि वो प्रस्ताव अभी भी है महाविद्यालय में, वो उसको खारिज नहीं किया गया है। इसलिए मैं एक नीच शिक्षक की श्रेणी में हूं, मुझे निंदित होना पड़ा है। इसलिए क्योंकि हमने अपने अधिकारों की मांग किया। मेरे अधिकार की मांग करने पर उस कंसर्न बैंक के मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई हुई, एक्शन लिया गया, और उन्होंने मुझे एक क्षमा पत्र भी दिया। अब इसमें आने वाले समय में किसी प्राचार्य के कहने पर किसी शिक्षक साथी के खाते से एक चवन्नी भी निकाला नहीं जा सकता, ऐसा मैंने काम किया है, भले ही निंदा प्रस्ताव पास हुआ मेरे खिलाफ। साथियों, इसी कड़ी में मेरे चुनाव लड़ने का कारण क्या है? विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक साथियों को अवसर की उपलब्धता यूनिफॉर्म तौर पर हो। जी हां, अक्सर जब भी हम शिक्षक साथियों के साथ मिलते हैं, यही होता है कि कुछ लोगों ने मिलकर पैनल पर कब्जा कर रखा है। कहीं इंटरव्यू लेने जाते हैं, सिलेक्शन पैनल में
महाविद्यालय की मान्यता देने के पैनल में जाते हैं, वहां पर पैनल का बहुत बड़ा खेल होता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है शिक्षक संघ के पदाधिकारियों पर। आपको किसी भी एक भी पैनल को स्वीकार करने का हक नहीं है। अगर आपका शिक्षक साथी उपेक्षित है आपके विषय का, तो आप सीनियर हैं, बड़ा दिल दिखाइए, रोटेशन से कराइए। आप पूछिए विश्वविद्यालय के उन अधिकारियों से कि पैनल पर एकाधिकार किसी भी व्यक्ति का क्यों है। इस संबंध में मैंने आरटीआई मांगा था विश्वविद्यालय से कि हमें उन सभी लोगों का पैनल, पिछले 5 सालों के पैनल की हिस्ट्री दीजिए कि कौन से लोग किस विषय में किस महाविद्यालय में गए। आपको पता है इसका जवाब क्या होगा? पेंडिंग है। क्या हर काम के लिए सूचना आयोग हमें अपना कार्य छोड़कर भागना पड़ेगा तब ये विश्वविद्यालय देगा, और या फिर हम अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए इसकी ऑफिस में ताला लगा देंगे तब देगा जवाब? लगा देंगे ताला, मौका दीजिए आप, ताला लग जाएगा, विश्वविद्यालय का कार्य रुकेगा, हमारे कार्यों का निस्तारण नहीं होगा अगर तो। साथियों, पैनल, साक्षात्कार, मूल्यांकन आदि कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित कराना है। इसलिए सुनिश्चित कराना है, इसलिए प्रयोगात्मक, मौखिकी आदि में परीक्षकों की तैनाती में पुरानी व्यवस्था लागू हो। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। दुर्भावनावश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति अखिलेश सिंह ने जो प्रस्ताव पास किया था कि महाविद्यालय का प्राचार्य परीक्षकों की नियुक्ति करेगा। एडेड कॉलेज में तो व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन स्ववित्त पोषित कॉलेजों में भरपूर मनमानापन चल रहा है। आपके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, आपको शिक्षक माना ही नहीं जा रहा है। अभी 2 घटनाएं तो मेरे पास उनका प्रमाण है। वो 22 का प्रकरण था जो शुक्ला जी हैं, जिनका परीक्षकत्व का काम उनको सौंपा था विश्वविद्यालय ने, उनके नाम पर फर्जी मोबाइल से ओटीपी लेकर के परीक्षा कराई गई और इस विश्वविद्यालय के संज्ञान में है। उस शिक्षक के द्वारा जब प्रकरण को उठाया गया तो विश्वविद्यालय के जो ढीठ कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन्होंने उस पर एक समिति बैठाई। परिणाम क्या हुआ? महाविद्यालय पर 50,000 रुपए इंपोज कर दिया पेनाल्टी। तो पैसा गया कहां? उस पीड़ित शिक्षक को नहीं मिला। वहां पर भी इनका लाभ है। सोचिए जरा, हमारे एक बहुत ही अभिन्न मित्र हैं, उनके नाम पर परीक्षा करा ली गई, उनको पता ही नहीं है। ये चल रहा है साथियों। अक्सर आप सुनते हैं, पेपर में भी आया है कि जो उस विषय का अध्यापक नहीं है उससे परीक्षा कराई जा रही है। अरे ये एक तरीके से ये मछली बाजार है, मदारियों का एक जमघट है। ये मदारी हैं, ये शिक्षक नहीं है जो हमारे आपके नाम पर जाकर के धूर्तता करते हैं और वहां से छोटे से चंद पैसों के लाभ के लिए जाकर ये कार्य करते हैं। इनके खिलाफ अभियान छेड़ने की जरूरत है। समझिए, ये प्रकरण आपकी जानकारी में होगा। ईमानदारी तभी तक, बेईमानी का मौका ना मिले तभी तक। यह एक नारा बढ़े हैं, इसको सुनने को मिलता है कि ईमानदार तभी तक, मौका ना मिले जभी तक। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमानदारी के कुछ नमूने हमने भी प्रस्तुत किए। मुझे अवसर मिला था लेकिन नहीं लिया, ठुकरा दिया। हमारा महाविद्यालय गवाह है। मैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का कोऑर्डिनेटर था। बीएड के प्रवेश परीक्षा का प्रभार मेरे पास था और जो विद्यार्थियों की कंटिंजेंसी आई थी उसके दम पर, उसका सही उपयोग करके हमने अपने शिक्षक साथियों को एक बहुत खूबसूरत लंच पैकेट उनके परीक्षकत्व के दौरान दिया था, उनके इन्विजिलेशन के दौरान दिया था। सबको चाय पिलाया था, उनको एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो गया था। ये सारा कार्य कराने के बावजूद भी हमारे कर्मचारी ने बताया कि 2700 रुपए बचे हैं। मैंने कहा कि चेक बना दो, विश्वविद्यालय को रिटर्न कर दो समायोजन के नाम पर। उन्होंने कहा कि इसमें तो पूरा दिखा दिया गया है कंजम्पशन। तो हमने कहा इसी प्रकार का भ्रष्टाचार फैला रहे हैं आप लोग। हमने वो 2700 रुपए तुरंत तलब किए और अपने कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी थे, 27 लोग ड्यूटी पर थे, संयोग भी ऐसा ही था। उन 27 4th ग्रेड इंप्लाइज को बुलाकर उनकी दस्तखत करा करके ये पैसे 100 रुपए के रेट से बांट दिया था। एक भी पैसा मैंने अपनी जेब में नहीं रखा। ईमानदारी ये होती है। मौका मिला, त्याग दिया। आपके अंदर से ईमानदारी का एक जज्बा होना चाहिए। ईश्वर ने हमको जो तनख्वाह के नाम पर व्यवस्था कराई है वो बहुत है, परिवार चल जाता है, इससे अधिक नहीं चाहिए। पद का लालच नहीं। राजेश टंडन पर इन्होंने मुझे मजबूर किया, मैंने इस्तीफा दिया। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? ये हमारा इस्तीफा है तो मैंने अपने प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक झटके में दे दिया। मेरी तरफ से है रजिस्ट्रार को, उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी को, और ये राकेश श्रीवास्तव स्टेनो महाविद्यालय के प्राचार्य के हैं, जिनको हमने संबोधित करते हुए इस्तीफा पेश कर दिया और एक झटके में छोड़ दिया राजेश टंडन विश्वविद्यालय का।
प्रभार, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं था। आप काम नहीं करने दे रहे थे, आप मजबूर कर रहे थे मुझे गलत कामों के लिए, छोड़ दिया। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि परीक्षा में जलपान के मद में, ये सारी बात अभी हमने आपको डिस्कस किया है कि चाय पान कराया जा सकता है। ये विश्वविद्यालय परीक्षाओं में भी कंटिजेंसी का पैसा इतना रहता है कि इन्विजिलेशन के दौरान शिक्षक साथियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था उनके कमरे में ही हो सकती है। इसका नजीर भी मैंने प्रस्तुत किया एक छोटी सी परीक्षा में। आप तो बड़ी परीक्षा कराते हैं, ये पैसा किसकी जेब में जाता है? हड़प लेते हैं आप, आपका अधिकार है, आपका निजी, आपकी जागीर है वो, कि वो पैसा आप अपनी जेब में रखेंगे इसलिए क्योंकि आप प्राचार्य हैं, आप केंद्र अध्यक्ष है। आप अपने शिक्षक साथी को जलपान नहीं कराएंगे, चाय नहीं पिलाएंगे? अरे हद है भाई, हद है। किसी भी शिक्षक साथी को चाय पान जलपान कराना तो उसके रिस्पेक्ट का विषय है, आपने नहीं किया। आप हर साल ऐसा करते हैं, परीक्षाओं के नाम पर पैसा खा जाते हैं। खुलेआम चैलेंज है, दो ऑडिट रिपोर्ट दो उसकी, दिखाओ। तो आप कहोगे इसकी ऑडिट का कोई प्राविधान नहीं, इसलिए आपको चोरी करने का अधिकार है। जिस मद का ऑडिट नहीं होगा उसकी चोरी कर लेंगे आप? हद है भाई, हद है। ये सारा काम किया हमने। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? क्योंकि मेरे द्वारा विगत 5 वर्षों में विभिन्न विषयों में पैनल का लाभ ले चुके शिक्षकों से आरटीआई मांगी गई है। इस प्रकरण पर भी अभी हमने आपको बताया कि उन सभी 5 साल में पैनल में गए हुए शिक्षकों की लिस्ट मांगा है। उसमें से चाहे जो मेरा सगा ही क्यों, मैं ही क्यों ना हूं, मेरे खिलाफ एक्शन ले लो, लेकिन दिखाओ, बताओ वो सार्वजनिक लिस्ट कहां पर है? क्यों कोई एक विशेष वर्ग का व्यक्ति ही पैनल में जाता है? ये पीड़ा हमारे सभी शिक्षक साथियों का। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं है, इससे हमारी एपीआई बढ़ती है, हमारे अधिकार बढ़ते हैं। आपने छीना है कुछ लोगों ने मिलकर, और खास करके तब जब विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ का जो चुना हुआ पदाधिकारी है वो कुंडली मारकर बैठा हो, तो उस विश्वविद्यालय का कल्याण कौन करने वाला है? सोच लीजिए। जब हमारे आपके शिक्षक नेता इस प्रकार के हैं। साथियों, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लिस्ट आने दीजिए सबके नाम, जितने भी ये व्हाइट कबूतर हैं, व्हाइट पिजन्स, ये सब पर्दाफाश हो जाएगा इनका। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? क्योंकि जब से प्रयोगात्मक परीक्षा में परीक्षक तैनाती की जिम्मेदारी प्राचार्य को दी गई है, यह प्रकरण भी अभी हमने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है, ओटीपी के नाम पर खेल हो रहा है। दूसरे की मोबाइल पर ओटीपी मंगा करके और परीक्षा कराई जा रही है। जिस शिक्षक ने आवाज उठाया, जिस शिक्षक ने लड़ने का हिम्मत किया, उसके प्रकरण में जांच हुई, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। साथियों, यह है खेल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का। विश्वविद्यालय के आईक्यूएसी के चेयरमैन जो महाविद्यालय के शिक्षकों की एपीआई के सृजनहार हैं, इनसे सेटिंग करके महाविद्यालय में प्राचार्य की कुर्सी हथियाई गई है, और जिस पर अब केवल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं अंतिम समय में, जबकि पद से मुक्त होना है, हिसाब देना पड़ेगा। साथियों, गलत कार्यों पर प्राचार्य की नाक में दम करने वाला अकेला शिक्षक मैं रहा हूं। बिल्कुल डंके की चोट पर कह रहा हूं। इन्होंने जो भी नोटिस निकाली है, जो भी गलत था, उसका मुखर विरोध किया मैंने। उसका परिणाम यह रहा कि 3.5 साल तक महाविद्यालय की अदनीसी समिति में भी मेरा नाम नहीं है। और प्रमोशन के समय इन्होंने पूछा, 3 सालों में आपने क्या किया है? जब आप हमें काम देंगे नहीं तो मैं करूंगा क्या? मैंने पढ़ाया है। मुझे जाकर के राजव, मैं हमारे जो तमाम ढेर सारे वीडियोस थे, मैंने ऑनलाइन कोरोना पीरियड में बच्चों की क्लास लिया था, जिस पर मुझे माननीय सीपी ठाकुर राज्यसभा सदस्य ने सम्मानित किया है फैजाबाद जनपद में आकर एक अच्छे शिक्षक के तौर पर। नहीं, आपने काम अच्छा किया है। मैंने उसकी सर्टिफिकेट लगाई कि देखिए मैंने ये काम महाविद्यालय से बाहर का भी किया है, इसके बावजूद भी मेरा अगर प्रमोशन रुकेगा तो मैं देखूंगा। साथियों, प्रमोशन के नाम पर खेल चला है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स के सिलेक्शन में, प्रमोशन में खुलेआम पैसा लिया गया है, जिसके गवाह शिक्षक साथी स्वयं हैं। इनमें से कुछ ने तो अपना पैसा बाद में वापस भी ले लिया दबाव बनाकर। कौन है ये लोग? हमारे आपके बीच के शिक्षक दलाल हैं, जिन्होंने प्रमोशन के नाम पर पैसा लिया है। क्या पड़ी है आपको? किसी शिक्षक का प्रमोशन होगा या नहीं होगा, आप चंदा क्यों मांग रहे हैं प्रमोशन के नाम पर? मुझसे तो किसी ने मांगने की हिम्मत भी नहीं की, हमारे टेम्परामेंट को देखते हुए। और मैंने कहा था कि अगर कोई पैसा मांगेगा या करेगा तो मैं निपटा लूंगा उसको। घूसखोर बर्दाश्त नहीं है। और साथियों, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं, बड़ा सुखद एहसास हुआ, हमने अपना प्रमोशन 1 पैसा भी बिना खर्च किए हुए करा लिया। हमारी फाइल पर छोटी सी गलती करके आप निदेशालय ने भेज दिया था। मैंने उस बाबू को फोन किया और कहा, आप अपने जीवन की आखिरी गलती करने जा रहे हैं। अगर मेरी फाइल 2 दिन के अंदर महाविद्यालय को प्रस्तुत नहीं हुई रेक्टिफिकेशन के साथ, और मेरी फाइल साथियों आ गई, निदेशालय में मेरा 1 पैसा नहीं लगा, प्रमोशन में 1 पैसा नहीं लगा। क्यों नहीं लड़ेंगे आप अपने लिए? मत दीजिए घूस इनको और लड़िए। प्रमोशन आपका अधिकार है। अगर कोई भी मांगता है, घेराव करिए। मैंने अपने शिक्षक साथियों से कहा था, मुझे बुलाओ, अगर कोई पैसा मांग रहा मुझे बुलाओ। हमारे शिक्षक जो नवागत शिक्षक साथी थे, उनके वेतन निर्गत करने के नाम पर महाविद्यालय के बाबुओं ने पैसा मांगा। हमने कहा लिख कर दो, अगर ऐसी बात है
तो फिर इंक्वायरी होगी। यद्यपि मैंने मौखिक फोन करके भी कहा कि अगर ले रहे हो तो बंद करो, नहीं ठीक नहीं, बंद हो गया। महाविद्यालय में एक चवन्नी किसी भी शिक्षक से लिया नहीं जाता। एरियर के नाम पर 7% कमीशन ट्रेजरी से सेट कर रखा था लोगों ने पिछले एरियर में। ट्रेजरी कार्यालय में जाकर के कंसर्न बाबू को मैंने कहा कि देख लूंगा तुम्हें। माननीय जिलाधिकारी महोदय को फोन कराया मैंने एक विधायक के द्वारा कि 31 मार्च है, आज अगर ये होल्ड हो गया तो 1 साल के लिए हमारा एरियर चला जाएगा। वो तो मैंने पास करा लिया था, और इस वाले में मैं चूक गया। मुझे मालूम था कि एरियर तो बनकर गया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने नहीं भेजा। और हमारे महाविद्यालय की कार्यकारिणी जो उनकी जेब में रहती है, कभी कभी निकलती है जेब से, बड़ा मैं शिक्षक हितैषी हूं, मैं ऐसा कर डालूंगा वैसा कर डालूंगा। क्या उन्होंने निंदा प्रस्ताव पास किया? जीबीएम बुलाई गई थी एरियर रोकने के दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए। आम सहमति से प्रस्ताव पास हुआ कि प्राचार्य जी को संघ पत्र लिखेगा कि इन कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही हो। लेकिन हमारा जो जीबीएम हुआ, उसकी जो शर्तें थी, उसका उल्लंघन करने वाले पदाधिकारी आपके बीच में हैं, और वही महाविद्यालय से निकलकर विश्वविद्यालय स्तर पर महामंत्री अध्यक्ष बनना चाहते हैं। सोचिए, ऐसे लोग जिनका कंडक्ट स्थापित हो चुका है, जो कुर्सी का मोह नहीं छोड़ पाते, जो इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं, अपने आप को प्रमाणित करने में लगे रहते हैं कि मैं कुर्सी के प्रति कितनी अच्छी निष्ठा रखता हूं, वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जिनको बोलने की हैसियत जिनकी नहीं है, जब आपको जगह जगह पर प्रमाणित करना पड़ेगा कि नहीं साहब हम सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं मलाई काटने के लिए, वो शिक्षक नेता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की कार्यकारिणी के एक सम्मानित सदस्य अभी तक अपने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से चंदे का हिसाब नहीं ले पाए, और फिर किसी एक पद पर लड़ने की इच्छा है। जो अपने ही कार्यकारिणी से चंदे का हिसाब न ले पाए, वो विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अपना सीना ठोक करके हिसाब ले पाएगा कि मेरी ये फाइल है, इस पर निस्तारण कब होगा? कैसे नेता का चुनाव होगा? सोचिए जरा साथियों, सोचिए। तो आईयूकेसी का मामला था, इस पर भी हमने प्रबल विरोध किया, और आईयूकेसी के वर्तमान चेयरमैन का तो पुराना इतिहास रहा है। मेरे निजी मामले में मेरी बहन को 3 साल तक इन्होंने एक विषय में फेल किया है, जिसका मुकदमा आज भी चल रहा है, कोर्ट में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय से मैं जीता हूं, तब वो कॉपी चेक हुई है और सिस्टर को हमारे पास किया। 3 साल तक विश्वविद्यालय के करप्ट अध्यापकों ने उसको फेल किया, मुख्य परीक्षा में, बैक पेपर में, रीबैक में फेल किया। अगर मेरा मजबूत कलेजा ना होता तो हाईकोर्ट तक लड़कर मैं अपनी बहन को न्याय न दिला पाता। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति, बायोकेमिस्ट्री का प्राध्यापक जो आईक्यूएसी का चेयरमैन है, वह आपके बीच विद्यमान है, इसका कंडक्ट स्थापित हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय से। साथियों, वो भ्रष्ट है, दोषी है, जिसका मामला जो है अभी भी केस पंजीकृत है, जिस पर जज साहब ने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है, राजभवन से रिपोर्ट मांगी है कि इनकी अनुमति दीजिए, इनके खिलाफ केस चलाना है। अभी तक वहां भी सेटिंग गेटिंग, आप जानते हैं सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। अभी तक हमें अनुमति नहीं मिली इनके खिलाफ मुकदमा कराने की। इसके लिए मैं कोर्ट भी गया था, नहीं हो पाया। इतनी लड़ाई लड़ा हूं। यही है आईयूकेसी के चेयरमैन, नाम नहीं लेना चाहेंगे, जानते हैं आप। ये पैनल में भी नहीं थे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य नहीं थे, इतना ढिठाई के साथ आकर कॉपी चेक किया, वो भी फेल किया। कितना अच्छा कंडक्ट है आपका, मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर इस बात में दम नहीं तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस कर दे, मैं प्रमाण दे दूंगा कि आप गलत हैं। साथियों, मेरे चुनाव लड़ने का कारण मेरे कॉलेज के एक प्रत्याशी ने मेरी सदस्यता समाप्त कराने की धमकी दी है। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। जब मैं कॉलेज में मांग करता हूं किसी सही मुद्दे की, तो उस पर मुझे गाली दिया जाता है व्हाट्सएप पर, मेरी सदस्यता समाप्त करने की धमकी दी जाती है। मैं आप सभी शिक्षक साथियों से पूछता हूं कि विश्वविद्यालय के संविधान की वो कौन सी धारा है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में कार्यकारिणी के किसी पद पर नहीं है, वो सदस्यता खत्म करने की धमकी देता है? लिखा पढ़ी में लिखित है मेरे पास, और ज्यादा बखिया नहीं उधेड़ना चाहता हूं। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, मेरी सदस्यता है या नहीं, अभी तक तो मैं यही नहीं जान पाया। चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, कौन खत्म करेगा सदस्यता? आपकी धमकी दे रहे हैं। इसी काम के लिए आप नेता हैं, इसी काम के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं कि सदस्यता खत्म करेंगे किसी भी शिक्षक की, क्योंकि वो सही अपने अधिकार की मांग कर रहा है। ये है साथियों, इसलिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं विश्वविद्यालय में, देखिए आप इन तस्वीरों को, ये वही तस्वीरें हैं। देखिए हम खड़े हैं यहां पर,
ये वही तस्वीरें हैं जहां पर जिस दिन हमारे शिक्षक साथियों को गाली दिया गया था। ये वो विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे। शिक्षक दलालों वापस जाओ, शिक्षक दलालों वापस जाओ, विद्यार्थियों का अनहित करने वाले वापस जाओ। कौन करेगा विद्यार्थियों का हित? तुम करोगे। तुम्हारी हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी के लोग। तुम्हारी योग्यता है क्या? प्रोफेसर की कुर्सी ले लोगे तुम शिक्षक विद्यार्थियों के साथ हित करोगे या अध्यापक पढ़ाकर हित करेगा? कौन हित ऐसी है शिक्षक का? शिक्षक दलालों से संबोधित किया गया। बाद में मुझे एक वहां के जिम्मेदार कर्मचारी ने बुलाया, क्योंकि ये किसी ऑफिस का इंचार्ज है, नाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि साहब आपके लिए नहीं था, ये आपके कुछ कथित नेताओं के लिए था, जो कि खड़े रहते हैं यहां पर सेटिंग गेटिंग के लिए, हर ऑफिस में, हर टेबल पर दबाव बनाते हैं। उनके लिए हमने कहा था। यदि ऐसा है तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2-4 के कंडक्ट के लिए 600 शिक्षक का समाज गाली खाता है। साथियों, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो क्षमा चाहिए। ये हैं, देखिए, यहीं पर उसी सभा में गाली दिया रही है, कर्मचारी साइड में खड़े हैं और इनके बगल एक पंडाल लगा हुआ जो गाली दे रहे थे हमें। ये वो है, ये तस्वीरें कुछ हमारे पास हैं, मैं भूला नहीं हूं। एक कसक है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय कभी नहीं जाता, अपना सम्मान बचाकर इस महाविद्यालय में रहता हूं। साथियों, जब जरूरत पड़ेगी तो आना ही पड़ेगा, जब आप कहेंगे। लेकिन ये है, इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए हमें। ये देखिए, उस अवैध वरिष्ठता सूची को जलाते हुए हमारे कुछ शिक्षक साथी, चिर परिचित चेहरे, महाविद्यालय कैंपस में प्राचार्य के कार्यालय के सामने। ये वही है अवैध लिस्ट, ये वही वरिष्ठता सूची है जो अवैध है, जिसके दम पर 3.5 साल तक प्राचार्य ने राज किया हमारे कॉलेज में और दुर्भावनापूर्ण निर्णय लिया है। इनके सभी निर्णयों की कॉपी मांगा है मैंने शासन से। इनमें से कितने नीतिगत हैं, कितने अनीतिगत, इनको जवाब देना पड़ेगा। ये है लड़ाई। ये आप देखिए, ये हमारे शिक्षक साथी, इनका आभार है कि हमारे साथ खड़े हुए सही मौके पर। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर जन्मेजय तिवारी जी आपके सामने खड़े हैं। एक मजबूत शिक्षक नेता, एक अच्छे इरादे का व्यक्ति, लेकिन महाविद्यालय में सेटिंग गेटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये नहीं पड़े हैं, इनको मजबूर किया जा रहा है। जब आप ऐसा समीकरण बनाएंगे कि ये इस जाति का है, इस फला का है, वहां का है, तो आप अच्छे नेता कहां से पाओगे भाई? कौन लड़ेगा हमारी आपकी लड़ाई? इतना दबाव है इन पर, इतना दबाव है कि मैंने एक छोटी सी बात आक्टा डेमोक्रेटिक पर लिख दिया, उसको साहब ने डिलीट कर दिया। अरे क्यों इतना तनाव पाल कर रखे हो? आप एक शिक्षक नेता बने रहो, पदाधिकारी नहीं। चुनाव हारना जीतना अलग चीज है, लेकिन जज्बा रखिए अंदर साथियों के साथ खड़े होने का। जब आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैंने एक सही बात लिख दिया, उसको आपने समूह से डिलीट कर दिया बतौर एडमिन, तो सोचिए जरा, इस दबाव से आप विश्वविद्यालय के किस अधिकारी पर दबाव बना पाएंगे? क्योंकि आप इन सभी लोगों के अनैतिक दबावों की वजह से अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए अनैतिक दबाव किसी का भी हो, अपना बहुत ही सगा हो, किनारे करिए उसको। नहीं, जिस मिशन पर चल रहे हैं उस पर हमारा कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। एक अच्छे इरादे के साथ आगे चलेंगे, भीड़ अपने आप साथ आएगी। इसलिए मैंने कभी जाति का बिल्कुल केयर नहीं किया कि ये इस वर्ग का है, इसका है, इस फला महाविद्यालय का। यहाँ पर ये सभा बन रही, आम सभा में निर्णय हो रहा कि ये आप प्रत्याशी हमारा ये है। अरे ठीक है, सबको अधिकार है सब करने का। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मन में रत्ती भर भी डर नहीं पैदा हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं कि पदाधिकारी नहीं भी रहूंगा तब भी बुलंद आवाज हमारी ऐसी ही रहे। इसलिए चुनाव के परिणाम की तो चिंता ही ना है, आपके आशीर्वाद की चिंता है। आप मुझे समझिए केवल बस कि जो ये व्यक्ति कह रहा है ये गलत है या सही है। जिस दिन आप इतना रियलाइज कर लेंगे, मैं उपकृत हो जाऊंगा। चुनाव तो अपनी जगह पर है, खाली आप समझ लीजिए, मेरी बात को समझिए, मेरी भावना को। साथियों, चुनाव तो एक अलग है, परिणाम आप स्वतंत्र हैं, आप जिसके पक्ष में चाहें करें, हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन मैं भी आपके बीच का ही हूं। जब कभी भी हमारा कोई चुना हुआ पदाधिकारी हमें बुलाएगा, इसी इरादे के साथ उसके साथ रहूंगा। साथियों, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुका हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुरू करते हैं बीच में खत्म हो जाता है। इसलिए मैं महाविद्यालय विश्वविद्यालय से अलग एक प्रकरण हमारे गांव का है। हमारे गांव के प्रधान सोलर लाइट इम्प्लांटेशन में 15 लाख रुपए का घपला किए थे। जब मैंने उनके खिलाफ आरटीआई मांगी तो उन्होंने मेरे ऊपर केस करा दिया, क्योंकि वो निश्चित एक उपेक्षित जो है जाति वर्ग के थे और उसका मुकदमा मेरे ऊपर करा दिया। लेकिन मैंने जांच कराई, मैं डिगा नहीं, मैंने जमानत कराई अपनी, लेकिन उस पर डटा रहा और अंत में हमारे ग्राम सभा के प्रधान को बर्खास्त होना पड़ा और अखबारों की सुर्खियां बना है, जिसमें अयोध्या समाचार भी शामिल है, जिसमें सरियावा ग्राम प्रधान बर्खास्त, 3 सदस्यीय कमेटी कटेगी। और यहां पर अगर आप देखें तो ये है ग्राम सरियावा के रहने वाले शिक्षक ब्रजेश सिंह ने गांव में विकास की परियोजनाओं की वित्तीय अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी के यहाँ की थी, जिनमें प्रधान के साथ ग्राम विकास अधिकारी
अवर अभियंता भी दोषी पाए गए थे। अभी तक प्रशासन पूरे मामले में कार्यवाही से बच रहा था। मामले में हाई कोर्ट का निर्देश था, जांच हो गई, दोषी पाए गए, लेकिन इनको बर्खास्त कराने के लिए मुझे हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। साथियों, जिस पैसे का, जिस वेतन का मैं इनकम टैक्स देता था, उससे बची हुई कमाई के एक हिस्से से मैं हाई कोर्ट में जाकर के लड़ा, माननीय न्यायालय से आदेश कराया, तब ये बर्खास्त हुए। सोचिए, यह है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। आप सभी को, हमारे जैसा जज्बा आप अभी पालिए, आपके अंदर भी आ सकता है। जिस दिन आप अपने उसूल से समझौता नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपका सम्मान करेगी। ये है, इसलिए आपसे निवेदन है, इसका कोई गर्व नहीं, कोई अहंकार नहीं है, बिल्कुल विनम्रता के साथ कह रहा हूं, मैं आपके काम आ जाऊं, यही सही रहेगा। मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं साथियों? साकेत महाविद्यालय में नेता लोग बिना साधारण सभा की बैठक कर आम सहमति से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। फुफुक्ता के चुनाव में डेलीगेट सिस्टम था, जो कि एक करप्ट सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है। हमारे कॉलेज के शीर्ष के नेता, वो आज चुनाव भी लड़ रहे हैं। इन लोगों ने आपस में बंदर बांट करके, बिना साधारण सभा बुलाए हुए, बिना शिक्षक साथियों की ओपिनियन लिए हुए, आपको हमारा प्रतिनिधि बनकर जाकर वोट देना है, लेकिन हमसे पूछना नहीं है, डेलीगेट बनकर चले गए। आपस में बंदर की 2 तुम ले लो, 3 तुम ले लो, और किसी को भनक तक नहीं लगी किसी शिक्षक साथी को। साकेत महाविद्यालय में 117 शिक्षक साथियों का समाज है, जिसमें 5 लोग या 4 लोग कोई डेलीगेट बनकर गए थे, पदों का बंटवारा कर लिया था। 2 डेलीगेट तुम ले लो, 1 हम ले लें, और किसी भी सामान्य शिक्षक साथी को पता भी नहीं चला। ये बंदर बांट हुई है। इसी नियत से चुनाव लड़ करके आप विश्वविद्यालय के शिक्षक साथियों का कल्याण करने आए हैं? हद हो गई है भाई। ये डेलीगेट सिस्टम भ्रष्ट है। हम अपने टॉप के, जो उपभोक्ता स्तर तक के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि खत्म कराइए इस सिस्टम को। आम शिक्षक को मतदान कराने की व्यवस्था, प्रत्यक्ष मतदान। साथियों, मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं? साकेत महाविद्यालय के नेता लोग बिना साधारण सभा के, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से ये हमारे प्रमुख जो हमारे उद्गार थे, मैंने आपके समक्ष रखा। साथियों, अगर आप में से किसी भी शिक्षक साथी को हमारी यह बात कहीं से जरा भी चुभ गई हो, तो मैं यहीं से, मैं आपके चरण स्पर्श करके क्षमा मांग रहा हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। और अगर इस चुनाव में, जैसा कि लोग कह रहे हैं, हमको लोग कह रहे हैं कि ये तो खाली किसी को हराने के लिए खड़े हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। कोई हारे या जीते, मैं हारूं या जीतूं, मुझे इसकी चिंता ही ना है, तो आप अपनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपने अच्छे कंडक्ट के दम पर आइए। क्यों हारने का डर है आपको? मैं कौन होता हूं हराने वाला? 600 शिक्षक साथियों ने जिनके बारे में सोचा, उनको वोट देंगे। मैं हरा सकता हूं क्या किसी को? अगर आप जरा भी अंदर से कमजोर हैं, तो आप अपने चुनाव के हारने या जीतने का डर पाल कर रखे होंगे। मुझे कोई डर नहीं है। मैं चुनाव इसलिए लड़ने आया हूं क्योंकि मुद्दे जिंदा हैं, जिसमें मैं परेशान हुआ हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये करप्ट सिस्टम कब बदलेगा। मैं बाहर रह करके इस व्यवस्था का सुधार नहीं कर सकता, इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूं। साथियों, यही है। इसके साथ मैं आप सभी से सादर प्रणाम करता हूं और क्षमा प्रार्थी भी हूं कि अगर किसी भी बात का जरा भी मलाल कहीं आपको हो, तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। सादर प्रणाम सभी को।